नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लेफुल स्टडी में। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट जीके को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें साइंस और बाकी जो जीएस का पार्ट है वो सब इंक्लूड रहेगा। और ये 17 सितंबर 2018 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का ये पेपर होगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है जब मधुमक्खी का डंक मार देती है तो उसको इलाज के लिए। ठीक है, अच्छा, जो बेकिंग सोडा होता है इसको आम भाषा में खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, खाने का सोडा। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा, खाने के सोडा में बाई लगा रहता है। तो इसका फॉर्मूला पूछता है, तो फॉर्मूला जो होता है इसका NaHCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा NaHCO3, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो एक होता है धोने वाला सोडा, उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और उसका जो सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, ये याद रखिएगा। और नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में जो है, सिरका जो यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है, इसमें एसिटिलीन अम्ल पाया जाता है। एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड आपसे याद रख सकते हैं, इसको सिरका में पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम का व्याख्या करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस नियम को, कि ये किस नियम पर आधारित है, जड़त्व का नियम पर। ठीक है, क्योंकि जड़त्व के कारण ही वो अपना स्थिति में ही रहना चाहता है, यानी विराम अवस्था में है तो विराम में रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। तो सिक्का तो विराम में था, इसलिए वो विराम में रहना चाहता है, तो वो गिलास में गिर जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, और एक बात याद रख सकते हैं कि ये जो जड़त्व का नियम है ये न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। ठीक है, न्यूटन का जो गति का नियम था उसका पहला नियम पर ये आधारित है और इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, यानी कि ऑप्शन सी, 1875 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आप याद रख सकते हैं कि BSE जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी इसका नाम मुंबई हो गया है, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसका नाम 2002 में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका नाम 2002 में बदल कर मुंबई किया गया। ठीक है, पहले बॉम्बे था, उसके बाद मुंबई किया गया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 3 बार पॉली उमिरगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो ये 2018 के हिसाब से पूछा हुआ है, लेकिन अभी भी वही है। ठीक है, 3 बार पॉली उमिरगर पुरस्कार पाने वाला जो खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी, वो विराट कोहली। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, विराट कोहली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉनों पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन पर आरोपित बल लगाता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, नाभिकीय बल। चलिए अब विखंडन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर एवं दृढ़, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, स्क्लेरन काइमा। देखिए, ये जो स्क्लेरन काइमा है ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। ठीक है,
स्क्लेरेनकाइमा की जो उत्तक होती है, उत्तक की भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी अंदर में उसका स्थान नहीं रहता है। और इसके बारे में और जानेंगे तो नारियल का जो बाहरी रेशेदार छिलका होता है वो दृढ़ उत्तक का बना होता है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो जाइलम दिया हुआ है आपको पता ही होगा, जैसे जाइलम, तो ये जल ले जाने का काम करता है, ठीक है, पौधों में जल पहुंचाने का काम ये जाइलम करता है। यहाँ पे फ्लोएम नहीं है, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो ये नंबर 7 जो है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये अग्नाशय। शर्करा पता करने के लिए आपका इसमें अग्नाशय का जो आपको पता होगा, इसमें बीटा सेल्स होती हैं, तो बीटा कोशिकाओं से स्राव होता है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि शर्करा किससे, इंसुलिन का निर्माण कहाँ से होता है, यानी इंसुलिन का जो स्राव होता है वो बीटा कोशिकाओं से ही होता है। तो ये अग्नाशय, इसको इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इसके अलावा आप इसको और भी समझ सकते हैं कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन के कम स्राव के कारण, अगर इंसुलिन किसी का कम स्रावित होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन परमाणुओं में कितने कक्षाएं होती हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका 4। इसकी कितनी कक्षाएं होती हैं? तो 4, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है, ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक की मात्रा अगर जल में अधिक हो जाए तो ये हानिकारक होता है, ठीक है, ये आर्सेनिक के बारे में आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि अगर जल में इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। और सोलर सेल में जो है जर्मेनियम सीजियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ठीक है, तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में नेताजी ने इसकी स्थापना की थी और ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 और 1939 में, ठीक है, तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुर में, हरिपुर, और जो 1939 वाला हुआ था वो त्रिपुरी में। तो उस समय ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी से असहमति के कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, सोशलिस्ट पार्टी, ये याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1934 में हुई थी। ये भी हो सकता है कभी पूछ दे, 1934 में सोशलिस्ट पार्टी। इसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी है 1925, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1925 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर समझे कि फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, तो आज़ाद बंगाल फौज है, ये ऑप्शन बनाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? ठीक है, ये तो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और लगभग सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो भार होगा वो 1/6 होगा, ठीक है, यानी कि 6ठा भाग होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1/6, ठीक है, ये होता है भार, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कई लोग भार और द्रव्यमान में अंतर नहीं समझ पाते, तो बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा कि कभी कभी द्रव्यमान भी दे देता है, तो द्रव्यमान जब देगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पृथ्वी पर अगर 10 kg भार द्रव्यमान है किसी चीज़ का, तो चंद्रमा पे भी 10 kg ही होगा, ठीक है, वो द्रव्यमान है। लेकिन जब भार का बात आएगा तो भार बदलता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग जी का मान तो समझ गए, अब चंद्रमा का जो भार होता है वो आप समझ सकते हैं कि 1/6 होता है। और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि
जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो किस में कम होगा, वो गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पे कम होता है, ठीक है, चंद्रमा पर कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन करने वाले का नाम क्या था, ठीक है, उद्घाटन करने वाला क्या नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पे जो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर है वो इरविन है, ऑप्शन सी। देखिए ये हुआ क्या था कि भारत की जो नई राजधानी को नई दिल्ली बनाया गया था, ठीक है, भारत की जो राजधानी थी 1911 में इसको दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी, कोलकाता से दिल्ली कहा गया था। 1911 में घोषणा हुआ 12 दिसंबर को, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुआ, ठीक है, कि कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। 1912 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया था, ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा। और 1931 में ये वाला जो साल दिया हुआ है उस समय इसका दिल्ली का जो नाम है वो नई दिल्ली रखा गया, ठीक है, दिल्ली के स्थान पर नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया, यानी कि नाम थोड़ा सा जो जगह था नई दिल्ली उस जगह को राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है, 1931 में। तो ये शुरुआत किया था, यानी इसका उद्घाटन किया था इरविन ने, ठीक है, ऑप्शन सी, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसको भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन डी में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है। और बेलेजली जो है ये क्या किया था, सहायक संधि इसने शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और कर्जन ने क्या किया था, इसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जरिए बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि जिसके जरिए, यानी कि वह लवण बताना है जिसमें पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और पीएच मान 7 से कम होना यानी कि उसमें अम्लता ज़्यादा है, और अगर 7 से ज़्यादा है यानी कि उसमें लवणता ज़्यादा है, वो थोड़ा नमकीन होगा, क्षारीय होगा, ठीक है, 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय, 7 से कम हुआ तो अम्लीय। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो होगा ये अम्लीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, इसको तो साधारण भाषा में साधारण नमक कहते हैं, हम लोग आम भाषा में साधारण नमक कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl इसका साधारण नेम है, ठीक है। और अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी, अमोनिया जो है नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है, ठीक है, ये पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। चलिए अब इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीएच मान के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि पीएच मान जो है 7 से कम है तो इसका जो होगा अम्ल ज़्यादा होगा, तो रक्त का जो होता है वो 7.4 होता है, याद रखिएगा पीएच मान। चलिए अब अगला देखते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर जो हैं बनाने में आसानी होती है, ठीक है, धातुओं के किस गुण के कारण पत्थर बनाने में आसानी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आघातवर्धनीयता, ठीक है, ऑप्शन डी, आघातवर्धनीयता। इसको क्या होता है कि आघातवर्धनीय ये गुण है जिसके कारण किसी भी पत्थर को, यानी कि किसी भी पतले जो प्लेट होंगे उसको हम लोग पीट पीट के बड़ी आसानी से उसको पतला करके बना सकते हैं किसी भी रूप में, ठीक है, तो उसी को कहते हैं आघातवर्धनीय, ठीक है, याद रख सकते हैं, उसको चादर के रूप में हम लोग बदल सकते हैं, ओके। सोना और चांदी जो होता है वो सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है, ठीक है, ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है, सोना और चांदी काफ़ी ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत है। अच्छा, धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं, यह भी पॉइंट याद रख सकते हैं। और धातु जो होती है वो ऊष्मा का सुचालक होती है, ठीक है, ऊष्मा का सुचालक होती हैं। चलिए, और अधातुएं जो है वो कुचालक होती हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, आप लोग याद ही रख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने समय का होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 सालों का, ठीक है, राज्यसभा के 6 साल, लोकसभा का 5 साल, ठीक है, अगर लोकसभा का पूछता तो ये 5 साल हो जाता, लेकिन राज्यसभा का है तो 6 साल। और राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 30 साल। लोकसभा के लिए कितनी चाहिए, 25 साल, ठीक है, तो लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। इसके अलावा जो राज्यसभा है हर 2 साल बाद 1/3
ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि 1/3 जो है सदस्यों का वहाँ से रिटायरमेंट हो जाता है। हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों का नया सदस्य जो है चुने जाते हैं और पुराने वाले 1/3 जो है उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, ये राज्यसभा का प्रक्रिया है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा विकल्प निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। ठीक है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आप इस क्रम को याद रखिएगा। देखिए जो यहाँ पे आरोही क्रम है ना, यानी घटते से बढ़ते की ओर। ठीक है, अवरोही यानी बढ़ते से घटते, लेकिन यहाँ आरोही पूछा है तो घटते से बढ़ते। इसका मतलब बर्फ़ का जो अपवर्तनांक है, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से बर्फ़ का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तन जो सूचकांक है, उसमें बर्फ़ निचले स्थान पे है, उसके बाद केरोसिन, फिर बेंजीन और फिर सेंधा नमक। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। ठीक है दोस्तों, 2.42, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, हीरा का ये है। और इसका क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.2। तो देखिए हीरा का याद रखना आसान है, एक ठो आपको याद है 2.42, ये होता है अपवर्तनांक। तो इसका क्रांतिक कोण बस यहाँ पे पॉइंट बैठा देना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बारे में। और इससे रिलेटेड और एक बात याद रख सकते हैं कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है और बैगनी का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, संग संग ये भी याद रख सकते हैं कि जो पानी होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.33 होता है। ठीक है, 1.33 होता है। और क्रांतिक कोण जो होता है ये 48.5 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 48.5 डिग्री ये जल का अपवर्तन क्रांतिक कोण है। 48 वाला क्रांतिक कोण और 1.33 वाला ये अपवर्तनांक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी परमाणु है तो परमाणु के तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य 3 ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो डी, जिनॉन, ये गलत है। ठीक है, ये तो कोई उप परमाणु यानी कोई कण नहीं है ना परमाणु का, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद अच्छा, जेनॉन का जो होता है संकेत वो XE होता है। ठीक है, याद रखिएगा XE जो होता है जेनॉन का ये संकेत होता है और ये एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अक्रिय गैस है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का समझ ले कि खोज किसने किया था, तो ये क्या हो सकता है? थॉमसन ने। ईटा पर नाच आपको पता ही होगा, टास ईटा पर नाच, यानी कि टास से जो है थॉमसन हम लोग याद रख सकते हैं, थॉमसन। ठीक है, चलिए थॉमसन। इसके बाद पर, देखिए पर में जो होता है यहाँ पे दो कन्फ्यूजन होती है कि प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, ये दोनों ही कभी कभी पूछ देता है। तो अगर मेनली पूछा जाए तो इसका जो है गोल्डस्टीन होता है। ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था। और न्यूट्रॉन जो है नाच तो चैडविक ने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन का चैडविक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का जो भार होता है, भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो किसी भी वस्तु का जो भार होता है सबसे अधिक आपका ध्रुवों पर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? सर्वाधिक भार कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। ठीक है, और इसी में अगर और भी 2-4 पॉइंट आते हैं कि सबसे कम जो है जी का मान कहाँ होता है? तो जी का जो सबसे कम मान होता है वो आपका भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए पर। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या आता है कि जो केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र, वहाँ पे जी का मान क्या होता है? तो वहाँ पे 0 होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो राम सेतु आप लोग जानते हैं पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। और ये पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है,
इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, बीच में। तो आप याद रख सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका उस दोनों के बीच में यहाँ पे पाक जलडू मध्य, ये है कहाँ पे है, भारत के दक्षिणतम भाग में, यानी तमिलनाडु के जस्ट पूर्व साइड में वहाँ पे स्थित है। दक्षिण भाग, भारत का जो दक्षिण भाग होगा वहाँ पे स्थित है ये दोनों। अच्छा, इसके बाद आप एक और चीज़ इसमें याद रख सकते हैं कि जो राम सेतु है यहीं पे रामेश्वरम मंदिर भी है, ठीक है। तो रामेश्वरम मंदिर अगर पूछे कि किस राज्य में है तो ये तमिलनाडु में होगा, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सेतु रामेश्वरम, और इसके बारे में तो प्रचलित कथा आपको पता ही होगा राम सेतु के बारे में, ये भगवान राम ने बनाया था लंका जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ठीक है, 2 कक्ष। कितने? 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। और अगर कहे कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो उसका आंसर हो जाता 4, ठीक है फ्रेंड। चलिए फटाफट कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि स्तनी वर्ग के प्राणियों का जो हृदय होता है वो 4 पेशी, जैसे हम लोग स्तनी हैं, उसके अलावा और भी कई सारे जीव हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ये सब भी स्तनी है, तो इनके भी कितने हृदय होंगे? 4 होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद केचुए में कितनी जोड़ी होती है? 4 जोड़ी हृदय, यानी कि 8 गो। याद रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच में कितने हृदय होते होंगे? केचुए में 8, ठीक है। 4 जोड़ी होते हैं यानी कि 8। कॉकरोच में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो 13। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आप और याद रख सकते हैं कि जो सरीसृप वर्ग के होते हैं, सरीसृप वर्ग के, उनमें कितने होती हैं? तो उनमें जो होती हैं 3 होती हैं, यानी उभयचर वाले जो होते हैं उनमें 3 होती है। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हमारा यहाँ पे सेशन समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के संग शेयर करें, ताकि उनको भी इन सभी क्वेश्चन से वो लोग भी अवेयर हों और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।